बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 60 की दिहाई में एक नाजुक सी, सांवली सलोनी सी, दुबली पतली सी, खामोश सी बच्ची की, जो कराची में रहती थी। ये बच्ची अपने बचपन में ही रेडियो पाकिस्तान से वाबस्ता हुई और बच्चों का और स्टूडेंट्स का प्रोग्राम करने लगी। इसका ताल्लुक था कराची ही के एक ऐसे घराने से जिनका ताल्लुक दिल्ली से था, दिल्ली के उर्दू ज़बान बोलने वाले एक घराने से था। और इस लड़की के किरदार में, इसकी गुफ्तगू में और जो इसके तौर तरीके थे, उनसे दिल्ली की जो तरबियत थी वो वाज़े तौर पर झलकती थी। इस बच्ची का नाम था सुरैया शहाब। ये अपने अवाइल उम्री से ही रेडियो पाकिस्तान से कराची से प्रोग्राम किया करती थी, स्टूडेंट्स का और बच्चों का। 1963 की बात है कि रेडियो ईरान ज़ाहिदान का आगाज़ हुआ और जो ईरान की काउंसलर थे जो कि कराची में तैनात थे, वो रेडियो ईरान के लिए, ईरान ज़ाहिदान के लिए आवाज़ें ढूंढने के लिए निकले और मुख्तलिफ जगहों पर, कॉलेजेस में, तालीमी इदारों में और रेडियो पाकिस्तान वगैरह से उन्होंने आवाज़ों की तलाश का काम शुरू किया। बहुत ऑडिशंस किए गए और रेडियो पाकिस्तान से सुरैया शहाब का उन्होंने इंतखाब किया। घर वालों ने मना कर दिया। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन चूँकि हमारे मशरक़ी घरानों में गैर शादीशुदा लड़कियों के लिए रास्ते ज़रा कम होते हैं, तो उन्होंने कहा कि जब तक शादी नहीं होगी हम इस बच्ची को अकेले नहीं भेज सकते। शादी की गई नज़रुल इस्लाम साहब से, जो कि एक म्यूज़िशियन थे और रेडियो पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़ था, और सुरैया शहाब से उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी। बहरहाल फौरी तौर पर शादी हो गई और इतनी ज़्यादा पसंद आई थी वो रेडियो ईरान ज़ाहिदान वालों को कि उन्होंने साथ ही उनके शौहर का भी वीज़ा जो है वो मंजूर कर लिया और वो रेडियो ईरान ज़ाहिदान चली गईं। वहाँ से वो आधे घंटे का प्रोग्राम करती थीं और ये ख़तों का प्रोग्राम होता था, ख़तों के जवाब जिसमें दिए जाते थे और पाकिस्तानी और इंडियन जो हैं वो नगमे जो हैं वो नशर किए जाते थे। फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी थी वहाँ की और बहुत दूर दूर तक जो है वो रेडियो ईरान ज़ाहिदान सुना जाता था। और ये आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, ये रेडियो ईरान ज़ाहिदान है, बहुत मशहूर था, बहुत फेमिलियर थी ये आवाज़ और बहुत ही ज़्यादा ये सुना जाता था। अब इस में उन्होंने कोई 10 साल गुजारे रेडियो ईरान ज़ाहिदान में, और 1973 में ये हुआ कि मौलाना कौसर नियाज़ी, जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने ईरान का दौरा किया और रेडियो ईरान ज़ाहिदान का भी विज़िट किया और उनकी सुरैया शहाब साहिबा से मुलाकात हुई, जो कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। और वहाँ की नशियात, जैसा कि मैंने बताया, बहुत पावरफुल थी, बहुत सुनी जाती थी। और सुरैया की आवाज़ जो उसमें जो एक छनछनाहट थी, खनखनाहट थी, जो सुरीलापन था कि लोग उनसे पूछा करते थे कि आप अपनी आवाज़ को मीठा करने के लिए कौन सी मिठाई खाती हैं। तो उन्होंने सुरैया से कहा कि चूँकि रेडियो को हम अपग्रेड कर रहे हैं, तो आपके अपने मुल्क को, पाकिस्तान को आपकी ज़रूरत है, तो अगर आप वापस पाकिस्तान आ जाएं और अपनी खिदमत जो हैं हमें पेश करें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। सुरैया वापस आ गई, 1973 में आई और छा गई। रेडियो पाकिस्तान की मुलाजिम हुई और दोनों जगह पर उन्होंने ख़बरें पढ़ना शुरू की, रेडियो पाकिस्तान से भी और पाकिस्तान टेलीविज़न से भी। पाकिस्तान टेलीविज़न जो ख़बरें थीं वो पहले कराची से ज़्यादा पेश की जाती थीं, ख़ास तौर पर ख़बरनामा। लेकिन इन दिनों जब सुरैया यहाँ आई तो उसके आसपास ही इस रावलपिंडी से भी ख़बरनामे का आगाज़ हुआ, लंबे दौरानिए के बुलेटिन का आगाज़ हुआ। और इससे पहले जो है ख़बरनामे का टाइम भी फ़िक्स नहीं होता था, थोड़ा सा कोई प्रोग्राम होता था तो आगे पीछे वक्त कर लिया जाता था। लेकिन अब जो है एक टाइम जो है वो मुकर्रर कर दिया गया कि 9 बजे बस ख़बरनामा होगा। तो बहुत सारी आवाज़ें थीं जिनमें नुमायाँ आवाज़ जो है वो सुरैया शहाब की थी, कि सुरैया शहाब के बारे में कहा जाता है कि वो बनी बनाई न्यूज़ कास्टर थीं।
सुरैया शहाब के खबरनामा पढ़ने की या खबरें पढ़ने की बात तो मैं कुछ देर बाद करूँगी। इससे पहले आपको बताती चलूँ कि सुरैया शहाब के 3 औलादें हैं, 3 बच्चे हैं जो कि ईरान में ही पैदा हुए। बड़ा बेटा है खालिद बिन इस्लाम, और शादिया इस्लाम बेटी है उनकी, और ज़ुबैर बिन इस्लाम। ज़ुबैर इटली में होते हैं और शादिया भी बाहर होती हैं शादी के बाद, जबकि खालिद जो हैं वो इस्लामाबाद में ही रहते हैं। खालिद जो हैं वो इस हवाले से ज़्यादा जाने जाते हैं कि वैसे तो उनका सुरैया ने बहुत ही जिसे कहते हैं कि जान मार कर दाखिला करवाया मेडिकल कॉलेज में, लेकिन उन्होंने दरमियान में ही छोड़ दिया। और उनका इंटरेस्ट जो है अपने वालिद की तरह म्यूज़िक की तरफ था। वो बहुत अच्छा गिटार बजाते थे, और जो जुनैद जमशेद का एक म्यूज़िक का ग्रुप था वाइटल साइंस, उसके वो एक रुकन थे। और दिल दिल पाकिस्तान जब वो बहुत मशहूर हुआ था, मकबूल हुआ था, तो ये उसका भी एक हिस्सा रहे। और बच्चों के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की सुरैया शहाब ने। और अपने बच्चों के लिए उनका फ़लसफ़ा ये था कि बच्चे जो हैं वो उनको उन्हीं की तरह पाला जाए जिस तरह के वो हैं, उनके साथ मिलकर, उनके साथ उन जैसा बनकर, बहुत ज़्यादा नर्म रवैये के साथ, और जैसा वो चाहें उनका साथ दिया जाए। वो बहुत नर्म थी अपने बच्चों के लिए भी, और दूसरों को भी यही चाहती थी कि बच्चों के साथ जो है बहुत पोलाइट रहा जाए। जबकि जो नज़रुल इस्लाम साहब थे उनके शौहर, वो वसीले मिजाज के थे। इसका ज़िक्र हम उनकी निजी ज़िंदगी के हवाले से जो बात करूँगी उसमें करेंगे। फ़िलहाल हम लौटते हैं दोबारा ख़बरों की जानिब। खबरों के लिए सुरैया शहाब का, जैसा कि मैंने कहा कि बनी बनाई न्यूज़ कास्टर थीं, और उनका तलफ़्फ़ुज़ बेहतरीन था, उनका लहजा बहुत शफ़ाफ़ था, उनकी जो खबरें पढ़ने के अंदाज़ में रवानी थी वो बिल्कुल पानी के बहाव जैसी थी। और आवाज़ में खनक और छनक तो जैसा कि मैंने बताया कि वो थी ही। और 1 घंटा पहले वो लाज़मी तौर पर अपने आ जाती थीं न्यूज़ रूम के अंदर और ख़बरों की तैयारी के लिए बैठ जाती थीं, और न्यूज़ रूम का एक हिस्सा बन जाती थीं। और वैसे भी मिज़ाजन वो खामोश थीं, ज़्यादा टॉकेटिव नहीं थीं, बातूनी नहीं थीं, लेकिन ख़ास तौर पर ख़बरों के दौरान भी वो अपनी ड्यूटी की वजह से बहुत खामोश रहती थीं, और उनका पूरा ध्यान जो है वो अपनी ख़बरों की तरफ ही होता था। तलफ़्फ़ुज़ ठीक करती थीं, जुमलों की जो ज़ेर ज़बर और बहुत सारी जुमलों के अंदर जो झोल आ जाते हैं उनको भी दुरुस्त करती थीं या करवाती थीं। बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थीं वो अपनी न्यूज़ में। और इसके दौरान अगर कोई उनसे बात करे तो वो उसका जवाब नहीं देती थीं, बल्कि बाज़ औक़ात तो ये लगता था कि उन्होंने सुना ही नहीं है, वो उस गुफ्तगू का हिस्सा ही नहीं है जो उनके इर्द-गिर्द हो रही है। और यही एक कामयाब जो फ़नकार है उसकी मैं समझती हूँ कि एक खूबी होती है कि वो जब अपना काम कर रहा हो तो वो इर्द-गिर्द की दुनिया से बिल्कुल कट जाता है। बहरतौर जो सुरैया शहाब थीं उन्होंने बहुत ही एक अहम जगह बना ली अपने शोबे में। और उस वक़्त जो न्यूज़ रीडर थे, जो एक ग्रुप था, अज़हर लोधी साहब, खालिद हमीद, अर्जुमन, सुरैया शहाब, और भी बहुत सारे नाम हैं, माज़रत अगर मैं किसी का नाम नहीं ले पा रही। तो उन लोगों का एक अलग ही मिज़ाज था। वो बने-बनाए न्यूज़कास्टर थे। वो खुद से कोशिश करके नहीं बनते थे, उनका मिज़ाज ही न्यूज़कास्टरों वाला था, संजीदा और खामोश, बुर्दबार, पुरवकार। और मैंने इन न्यूज़ कास्टर्स को कभी कहा लगाकर हँसते हुए नहीं देखा। हाँ, जिन बातों पर लोग मुँह खोल-खोल कर हँसते हैं, कहे लगाते हैं, उन पर ये एक बहुत हल्की-सी मुस्कुराहट दिया करते थे। और ना मैंने इनको कभी बहुत बढ़-बढ़ कर बोलते हुए देखा। और सुरैया शहाब की अगर ख़ास तौर पर हम बात करें तो वो किसी के मामले में कभी ख़ामख़ा दख़ल नहीं देती थीं। और ये है कि ना ही अपने ज़ाती मामलात को लोगों के सामने डिस्कस किया करती थीं। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि मैंने हमेशा यही देखा और सुना कि अगर कोई तकलीफ़ में है और उनको पता चल गया है, तो वो उसकी मदद ज़रूर करती थीं। और उसी वक़्त उन्होंने पीपल्स जो है वो एक यूथ लीग की बुनियाद रखी। और ये उसी वक़्त की बात है जब वो अपनी पॉपुलैरिटी की वजह से टीवी और रेडियो पर बहुत ज़्यादा मकबूल हो रही थीं, न्यूज़ में, शोबे न्यूज़ में। और उनको जब उन्होंने ये यूथ लीग बनाई तो उस वक़्त
उनकी पॉपुलैरिटी की वजह से हर शहर में यूथ लीग के यूनिट बन गए। और इनका मकसद जो था वो सिर्फ ये था कि गैर निसाबी सरगर्मियों की तंजीम बनाई जाए, नौजवानों के लिए मुनशियात के ख़िलाफ़ बात की जाए, फ्रस्ट्रेशन दूर की जाए नौजवानों में और अपने कल्चर को फ़रोग़ दिया जाए। बहुत लोगों ने उस वक्त ये शोर डाला और कहा कि ये इसका मकसद जो है वो सियासी है या कुछ और है, और इसका जवाब सुरैया ने ज़्यादा तो देना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने यही कहा कि इसका जवाब वक्त देगा, और वक्त ने इसका जवाब दिया कि ये तंजीम कभी भी सियासत के करीब नहीं गुजरी। इसका मकसद जो है वो लोगों को फ़ायदे पहुंचाने का था, चाहे वो लोगों के लिए तालीमी हों, इस्लाही हों, मुशायरे होते थे, अदबी इज्तिमा होते थे। और जो सुरैया शाहाब हैं उनका भी मिजाज अदबी था। वो उन्होंने कुछ किताबें भी तहरीर की और मुशायरों में और अदबी जो इज्तिमा होते थे उनमें शरीक होती थीं। इसके अलावा अपने घर पर भी वो कुछ इज्तिमा किया करती थीं। वो इस तरह से कि यूथ लीग के तो खैर मेडिकल इज्तिमा लगते थे, तालीम के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ़ इदारों में जाती थीं गाँव वग़ैरह में। और इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ घरों में उनको कोई लेजेंड्स आते थे इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाइक हिमायत अली शाहिर साहब एक दफ़ा आए तो उन्होंने घर पे बुलाया, खाना किया। और नज़रुल इस्लाम साहब, इस तरह के जो इज्तिमा होते थे उनमें उनका साथ देते थे। वो खाना बहुत अच्छा बनाती थीं और ये म्यूज़िक अरेंज करते थे घर पर जो मेहमान आते थे। आबिद अली बहुत बड़े फ़नकार जो अदाकार हैं, उनकी जब हुमैरा चौधरी हैं उनसे शादी हुई तो कुछ अर्सा ये उनके घर में भी पेइंग गेस्ट के तौर पर रहे। इसके अलावा ये बात भी मैं आपको बताती चलूँ कि बाज़ औक़ात कुछ ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जो बच्चियों के लिए मतलब कुछ तकलीफ़ दे या परेशान कुन होते हैं। तो सुरैया शाहाब ने हमेशा उनके सर पर हाथ रखा, उनको अपने घर में जगह दी, उनको शेल्टर दिया, उनका साथ दिया। और बहुत ही हमेशा एक मेरे साथ खबरें पढ़ा करते थे जावेद मुनव्वर, उन्होंने कुछ ही अरसा मेरे साथ खबरें पढ़ी। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ थी उनकी भी। लेकिन जब वो मेरे साथ खबरें पढ़ते थे रेडियो पे तो वो अक्सर बात करते हुए कहते थे कि मैं तो ये कहता हूँ कि अगर मुझे कुछ हो जाए कहीं रास्ते में तो कोई किसी को इत्तला ना दे, मेरे घर भी इत्तला ना दे, बस सुरैया शाहाब को इत्तला दे दे, वो मतलब मुझे सँभाल लेंगी। इतना यकीन था। वो उन दिनों पाकिस्तान में भी नहीं थी। और ऐसे ही हुआ जावेद मुनव्वर का कि वो रेडियो से खबरें पढ़कर अपने घर जा रहे थे और मरी रोड पे कहीं उनका शायद एक्सीडेंट हो, नहीं मेरा ख्याल है हार्ट अटैक हुआ था, और उनकी इस तरह से वफ़ात हुई। तो आज भी बहुत से लोग हैं जो उनको इसी हवाले से जानते हैं और उनको पता है कि ये कितनी ताउन करने वाली खातून थीं, कितनी लोगों की बहुत हेल्प करती थीं, लेकिन अपना आप उन्होंने कभी खोल के नहीं दिया। हमारे मेकअप रूम में अगर ख़वातीन होती थीं तो कभी कोई मेकअप आर्टिस्ट जो है, वो लड़कियों के मिजाज थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं, तो अगर कोई मेकअप आर्टिस्ट और किसी खातून की कोई बदमज़गी हो जाती थी और मेकअप आर्टिस्ट ने कभी तल्ख़ लहजे में बात की किसी खातून से, तो उनको बहुत बुरा लगता था और वो कहती थीं कि नहीं, ख़वातीन के साथ आपने कभी ऊँची आवाज़ में बात नहीं करनी। बहुत ही ग्रेसफुल खातून थी। मेकअप रूम ही की बात से मुझे याद आया कि हमारे एक कॉलीग मेकअप आर्टिस्ट जो कि चीफ मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर रिटायर हुए हैं, जहां ज़ेब लोधी, उन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ था और सुरैया ने उनको मास्टर्स करवाया, उनको कह कह के कि नहीं तुम करो, मास्टर्स करो। और जितनी देर वो मेकअप करते रहते थे जहां ज़ेब, वो उनसे उनके सब्जेक्ट के हवाले से ही बात करती रहती थी। और इस तरह आखिरकार जहां ज़ेब लोधी ने मास्टर्स किया। और इस तरह की बहुत सी यादें हैं जो सुरैया शाहाब से मुंसलिक हैं। अगरचे जब मैंने टीवी ज्वाइन किया, शख्सियत थी उसका एक दिलचस्प वाक़या जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि मैंने कहा कि वो बहुत ही सादा थीं और घर भी उनका बहुत सादा था। तो बहुत मशहूर नादिर सिनेमा रावलपिंडी में उसके पीछे उनका घर था, वहाँ वो रहा करती थी नीचे के पोर्शन में। तो एक कॉलेज में गई जहाँ पर कोई तकरीरी मुकाबला था, वहाँ पे जो बच्चियाँ कामयाब हुईं उनको उन्होंने कहा कि आप यूथ लीग के मेंबर बन जाएं, और उनको अपने साथ घर ले गईं कि मेंबरशिप के फॉर्म घर में है, मैं आपसे दस्तखत करवा लेती हूँ। जब घर गईं तो वो फॉर्म उन्होंने तलाश करने शुरू किए, नहीं मिले। ढूंढते ढूंढते अचानक उन्होंने फ्रिज का दरवाज़ा खोला और कहने लगी, ओहो ये तो मैंने यहाँ रखे हुए हैं। तो फिर उन्होंने बच्चों को बताया कि ये एक्चुअली फ्रिज जो है मेरा ख़राब हो गया था, मैंने सोचा इसको बेचने पर क्या मिलेगा, तो मैंने इसको अलमारी के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया।
और नज़रुल इस्लाम साहब जो हैं वो अपने रेडियो पाकिस्तान में ही काम करते थे। एक म्यूज़िशियन या कंपोज़र की हैसियत से आमदनी कोई ज़्यादा इतनी नहीं थी। उनके एक भाई और उनकी फैमिली भी उनके साथ रहते थे, जिसकी कफ़ालत जो है वो सुरैया शहाब जो हैं वो करती थीं, और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी ये ज़िम्मेदारी निभाने की कोशिश की। और मिजाजन, जैसे कि पहले भी मैंने कहा कि वो दोनों बहुत मुख्तलिफ थे। ये बहुत हम्बल थी, बहुत ही मुनकसिरुल मिजाज थी और बहुत ही नर्म मिजाज की थी, जबकि वो बहुत वसीले थे। अच्छा, जब मैंने इनकी शख्सियत के बारे में बहुत ज़्यादा, नज़रुल इस्लाम साहब की शख्सियत के बारे में बहुत ज़्यादा सुना, बातें सुनी, और ये इनकी जो एक घरेलू ज़िंदगी को जब मैंने देखा जो भी, तो मैंने ये महसूस किया, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, कि शायद नज़रुल इस्लाम साहब जो हैं वो उनसे उनकी जो शख्सियत थी, उनकी जो इतनी शोहरत थी, मुस्बत शोहरत, और जो वो उनसे बर्दाश्त नहीं हुई, और वो कल्चर्ड भी नहीं थे इतने ज़्यादा, और इतना ज़्यादा सोशलाइज भी अच्छे तरीके से लोगों में नहीं कर सकते थे। उनका गुफ्तगू का अंदाज़ उतना खूबसूरत नहीं था। अगरचे वो कोशिश करते थे सुरैया के साथ चलने की, और घर में जो भी गैदरिंग्स होती थी, लोग इकट्ठे होते थे, उसमें वो शामिल होते थे, उनसे मुलाकात करते थे, उनके साथ बैठते थे, म्यूज़िक उनका वहाँ पे लोग सुनते थे, एंजॉय करते थे। लेकिन इस सब के बावजूद वो सुरैया की शख्सियत के मुकाबले में उसका जो ग्राफ था उनका, जो काफ़ी नीचे था, और कहीं न कहीं वो उनकी जो पॉपुलैरिटी थी, उनकी शोहरत थी, उससे खौफज़दा मुझे महसूस होते हैं, नज़र आते हैं। जब मैंने टीवी ज्वाइन किया तो सुरैया शहाब खबरें पढ़ रही थीं, और मुझे याद है कि एक दफ़ा मैं गाड़ी के इंतज़ार में रिसेप्शन पे खड़ी थी, गाड़ी का इंतज़ार कर रही थी, तो उन्होंने मुझे देखा होगा, मैंने उन्हें नहीं देखा। तो अगले दिन मुझे उनका पैगाम मिला कि उनको बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा, ये इशरत यहाँ पे क्यों खड़ी है, कि गाड़ी का इंतज़ार कर रही है? तो उन्होंने कहा, किसी न्यूज़ रीडर का क्या काम है कि वो रिसेप्शन पे खड़े होकर गाड़ी का इंतज़ार करे। यानी कि मुझे न्यूज़ रूम में होना चाहिए था, मुझे ड्राइवर वहाँ इत्तला देता और मैं वहाँ जाती। ये वो लोग थे जिन्होंने न्यूज़ को एक बहुत ऊंचे दर्जे पर पहुंचाया, और इस शोबे को, और ख़ास तौर पर न्यूज़ पढ़ने वालों को बहुत ही ऊंचे दर्जे पर रखा, बहुत अच्छा मकाम दिया उन्होंने, और बहुत ही मतलब ऊंचे दर्जे पर, बस मैं इसके अलावा क्या कहूँ, कि एक बहुत बड़ा मकाम था। और मुझे याद है कि मैं अगर कभी घर का कोई काम कर रही होती थी, तो मेरे घर के इर्द-गिर्द बुजुर्ग ख़वातीन होती हैं, तो मुझे कहती थी कि मतलब वो, उनको हैरत होती थी कि न्यूज़ रीडर बातें भी करते हैं, न्यूज़ रीडर हंसते भी हैं, न्यूज़ रीडर्स घर के भी काम करते हैं। एक बहुत अच्छा उन्होंने एक न्यूज़ कास्टर का एक इमेज जो है वो बनाया इन तमाम न्यूज़ कास्टर्स में, जिनमें सबसे आगे जो हैं वो सुरैया शहाब थीं। और अब मैं बात करूँगी उनकी उनके लिबास की, तो बहुत ही सादा लिबास होता था, बहुत ही पुरवकार लिबास होता था, बहुत ग्रेसफुल नज़र आती थीं। साड़ी कभी-कभी पहनती थीं, लेकिन साड़ी उनके ऊपर बहुत सूट करती थी, और मेकअप ना होने के बराबर, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि नहीं, तो ये भी गलत नहीं होगा। बहुत ही रख-रखाव वाली थीं, और बहुत ही केयरिंग थीं। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर हम बात करें उनकी घरेलू ज़िंदगी के हवाले से, तो सुरैया बहुत ही नर्म रवैये की थीं, बहुत ही पुरसुकून, और बहुत ही खामोश, बहुत ही हम्बल, और बच्चों के साथ बहुत ही नर्म रवैया रखने वाली। जबकि जो उनके हस्बैंड थे नज़रुल इस्लाम, वो काफ़ी वसीले और सख्त तबीयत के थे, और बच्चों के साथ भी उनका रवैया जो है वो समटाइम्स सख्त हो जाता था, और इतना सख्त हो जाता था कि सुरैया ने इसको बहुत महसूस किया, और उन्होंने कहा कि मैं तो ये बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे इस रवैये को बर्दाश्त करें। आखिर बहुत अरसा तो वो दोनों मियाँ बीवी एक टिपिकल मशरक़ी जोड़े की तरह एक दूसरे के जो ताल्लुकात हैं उन पे पर्दे डालकर खामोश रहे, लेकिन एक वक्त आता है कि जब उन्होंने सोचा कि इनफ इज़ इनफ, बस अब मैं इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती, और उन्होंने अलहदगी का फ़ैसला किया,
और इस अलहदगी के कुछ ही अरसे के बाद नज़रुल इस्लाम साहब जो हैं वो भी वफ़ात पा गए, और सुरैया भी इस रिश्ते को ख़त्म करने के बाद बहुत अरसे तक बहुत ही तकलीफ़ में रहीं, बहुत ही परेशान रहीं, कर्ब में रहीं, शदीद बीमार हुईं, और उसके काफ़ी अरसे के बाद वो बहरहाल थोड़ा-सा उन्होंने अपने आप को सँभाला, और नज़रुल इस्लाम साहब की जो वफ़ात थी वो कसम पुरसी की हालत में हुई, और बच्चे उनके साथ थे सुरैया के, उनके बहुत करीब थे, और उन्होंने अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया। मैं समझती हूँ कि शायद ही कोई माँ इतना कुछ कर सकती है जो उन्होंने अपने बच्चों के लिए किया। जब मेडिकल में नहीं हो सके खालिद, तो उन्होंने खालिद के लिए खालिद की मर्ज़ी का शोबा चुना, और उनके रेडियो आवाज़ का एक स्टूडियो उन्होंने उनको बना के दिया, जो कि मैं समझती हूँ कि इस्लामाबाद रावलपिंडी में इसका साउंड रिकॉर्डिंग का अगर पहला नहीं तो जो पहले स्टूडियोज़ थे उनमें से एक ज़रूर था, और बहुत मशहूर था। और इसके अलावा उन्होंने बेटी के लिए भी और सब बच्चों के लिए उन्होंने बहुत ही वो अ, अच्छा सोचा और अच्छा चाहा, जैसा जैसा कि बच्चे चाहते थे। बात है 22 जुलाई 1985 की। बीबीसी का और रेडियो पाकिस्तान का आपस में मुआहदा था, 3-3 साल के लिए टेस्ट के ज़रिए ये न्यूज़ रीडर मुंतखब किए जाते थे, जो कि वहाँ जाके खिदमात सर अंजाम देते थे। और 85 में सुरैया शहाब जो हैं वो बीबीसी के लिए मुंतखब हुई 3 साल के लिए, और उसके बाद उस 3 साल को मज़ीद बढ़ा दिया गया, एक्सटेंशन दी गई, और वहाँ पे फिर वो अपना ये टाइम ख़त्म करके जर्मनी चली गई। हैंस उनको मिले। हैंस की भी ज़िंदगी के कुछ मसाइल थे, और जब 2 ऐसे लोग मिलते हैं जिनके मसाइल एक जैसे हों, जिनके दर्द एक जैसे हों, तो उनको एक दूसरे के करीब आने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। बहरतौर सुरैया ने उनसे शादी की, और उसके बाद सुरैया पाकिस्तान आ गई, और साथ ही वो इतना बोझ, इतनी तकलीफ़ें, इतने दुख, इतनी खामोशी शायद बर्दाश्त नहीं कर सकीं, और ब्रेन ट्यूमर का शिकार हो गईं। हैंस ने आकर पाकिस्तान टेलीविज़न में न्यूज़ के शोबे को ज्वाइन किया, और वहाँ पर अंग्रेज़ी के जो जो अंग्रेज़ी न्यूज़ का शोबा था उसमें उन्होंने काम शुरू किया। सुरैया ज़ाहिर है बहुत ही कमज़ोर थीं, और कभी मैंने उनको देखा रेडियो पे एक आध दफ़ा किसी के सहारे पे वो आई न्यूज़ रूम में, और एक दफ़ा मैं मौजूद नहीं थी तो मुझे नाम कुछ लिखकर अपनी एक किताब देकर गईं, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ा एज़ाज़ था। उसके बाद बहुत तकलीफ़ में थी सुरैया, और जो हैंस थे बहुत हैंडसम थे और गोरे तो वैसे भी बड़े अट्रैक्टिव होते हैं पाकिस्तानियों के लिए, एशियंस के लिए। तो यहाँ पर कुछ उनकी अ, मतलब उतार चढ़ाव आते रहे, कुछ उनकी दोस्तियाँ भी हुईं, और जो कि सुरैया को इतनी पसंद नहीं थी, उनको इनका इल्म भी हुआ, और उसके बाद हैंस जो हैं बहुत तकलीफ़ में, बहुत परेशानी में सुरैया को यहाँ छोड़कर तन्हा चले गए। उसके बाद मुझे पता चला कि वो काफ़ी मज़ीद बीमार हुईं, और मैं एफ़एम 99 पर काम कर रही थी कुछ अरसा। तो मैंने वहाँ पे जो थे नजीब साहब और फ़ाकरा, उनको मैंने रिक्वेस्ट की। मैंने कहा हम ऐसा करते हैं कि हम सुरैया शाहाब को बुलाते हैं, और बल्कि इसके अलावा मैंने कुछ और लोगों को भी कहा जिनका ज़िक्र मैं नहीं करूँगी रेडियो पाकिस्तान के, कि मैंने उन्हें कहा कि मैं चाहती हूँ कि ये फ़ंक्शन है, ये तकरीब है, तो हम सुरैया शाहाब को बुला लेते हैं, और हम उनको सामने फ्रंट रो में बिठाएँगे। तो मुझे कहने वालों ने कहा, "हम वो तो बोल नहीं सकती, या तो वो बोलेंगी नहीं, या ब्ला-ब्ला।" मैंने उनको कहा, "कोई बात नहीं, उनका मौजूद होना ही हमारे लिए एक बहुत बड़ी हमारे लिए इज़्ज़त की बात होगी। ये एहसास ही बहुत बड़ा होगा कि वो हमसे वाबस्ता हैं, हमारे साथ हैं।" मगर मेरी बात किसी ने मानी नहीं। बहरहाल मुझे उन्होंने, नजीब ने और फ़ाखरा ने इजाज़त दी कि हम उनको रिकॉर्ड करते हैं, उनको बुलाते हैं, और ये उनकी बड़ी मेहरबानी थी। तो मैंने उनकी किताब के नाशिर हैं, उनको मैंने राब्ता किया उनसे, और शायर भी हैं वो, और उनसे मैंने कहा कि मुझे उनका एड्रेस दें। उन्होंने मुझे उनका एड्रेस दिया, और मैं उनसे मिली जाकर। इत्तेफ़ाक से उन्होंने मुझे बहुत जल्दी पहचान लिया, हमने कुछ देर बातें की। वो G10 में एक कॉलेज के पास रहती थीं। नीचे के पोर्शन में उनके बेटा और बहू रहते थे, और ऊपर के पोर्शन में वो थीं जब मैं गई तो, और वो अकेली थीं, और मुझे बार-बार कह रही थी कि इशरत तुम खुद ही चाय बना लो, तुम चाय पी लो।
तो बहरहाल मैं वापस आ गई और उसके बाद हमने उनको बुलाया। वो जो उनके किताब के नाशिर थे, उनसे हमने ज़िक्र किया और वो उनको लेकर आए। मैं रेडियो पे मौजूद थी, वो रेडियो 99 पे, FM 99 पे उनको लेकर आए, सुरैया शहाब साहिबा को। और हमने वो, बस मैं ज़हन से निकाल नहीं सकती कि मैंने उन्हें किस हालत में देखा। उनको बहुत ही नॉर्मल से उन्होंने कपड़े पहने हुए थे, जो कुछ फटे हुए भी थे। और वो आकर बैठ गई, हम उन्हें स्टूडियो में ले गए। 2.5-3 घंटे हम कोशिश करते रहे और हमने बहुत चाहा कि हम उनका पूरा जो है वो इंटरव्यू रिकॉर्ड कर सकें, जो जो कुछ उन्होंने किया है अपनी ज़िंदगी में। लेकिन वो यूथ लीग से बाहर नहीं निकले। उनको ना जर्मनी याद था, ना BBC याद था, ना रेडियो ईरान ज़हतान याद था, ना पाकिस्तान टेलीविज़न याद था, ना रेडियो पाकिस्तान याद था। बस सिर्फ वो यूथ लीग की बातें करती थीं। जब भी हम उनसे किसी दूसरे मौजू पे बात करते और वो यूथ लीग की तरफ आ जाती। 2.5-3 घंटे की कोशिश के बाद हम थक गए और हम उनको इज़्ज़त से वापस छोड़ आए। उसके बाद भी 1-2 दफ़ा मैं उनके घर गई और उनसे मुलाकात भी हुई। उन्होंने मुझे अपनी किताबें भी तोहफ़े में दीं। उसके बाद जब मैं एक दफ़ा गई तो मुझे पता चला कि वो वहाँ से शिफ्ट कर दी गई हैं और किसी दूसरी जगह पे उनको खालिद ले गए हैं। उसके बाद मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। मैं ये समझती हूँ कि एक ऐसी खातून जो इतनी मज़बूत रही हो, जो इतनी पुरवकार रही हो, जिसने इतनी खूबसूरत ज़िंदगी गुजारी हो, लेकिन उसने अपने बच्चों का, अपने शौहर का कैसे भरम रखा। और ये एक एशियाई औरत की, एक मशरक़ी औरत की मैं समझती हूँ कि बेहतरीन मिसाल है, जो अपने दुख किसी पर ज़ाहिर नहीं होने देती, जो अपनी तकलीफ़ें किसी पर ज़ाहिर नहीं होने देती और जो अपनी तकलीफ़ों को, अपने दुखों को, अपनी परेशानियों को अपने अंदर रख लेते हैं। उनके लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है। बहरतौर ये कुछ वक़्त था जो कि मैंने उनको देखा और उनके बारे में लोगों से सुना और जो मैंने उनके साथ वक़्त गुज़ारा और मैंने उनके बारे में बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ। इसमें मैं समझती हूँ कि मैं इस टाइम में उनके लिए कुछ भी नहीं बोल पाई होंगी, लेकिन वाक़ई वो एक बहुत, बहुत बड़ी ब्रॉडकास्टर थीं और बहुत ही अच्छी खातून थीं। उनके किरदार के हवाले से मैंने कभी ज़िंदगी में कोई बात नहीं सुनी। हमेशा लोगों को उनकी इज़्ज़त करते हुए देखा, उनके लिए अच्छा बोलते हुए देखा। और इसके अलावा जो उनकी बीमारी है उसके लिए भी उन्होंने बहुत ही जिसे कहते हैं कि बहादुरों की तरह उन्होंने अपनी बीमारी को भी काटा, अपनी तकलीफ़ को काटा। लेकिन बहरहाल एक साथी की, एक मुख़लिस साथी की, एक दोस्त की हैसियत से हमेशा से कोशिश होती है। लेकिन मैं समझती हूँ कि शायद ज़िंदगी में वो हमेशा अकेली ही रहीं और एक वक़्त ऐसा आया जो कि हम समझते हैं कि 2019 सितंबर की बात है। इस चैप्टर को, इस बाब को बंद कर गया। उनकी मौत की इत्तला सब तक पहुंची और एक खूबसूरत खातून, एक खूबसूरत आवाज़, एक खूबसूरत किरदार मनो मिट्टी तले चला गया। अल्लाह हाफ़िज़।